आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS के अंतर्गत पारिस्थितिकी इकोलॉजी टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक पे चर्चा करेंगे। फिर निकेत पे चर्चा करेंगे और पर्यावरण पे चर्चा करेंगे। यानी कि इन सभी बिंदुओं पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को हम कवर करेंगे जिनसे प्रश्न बनते हैं या जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। यानी कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट पे ही बात करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाए। यानी कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है और पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं और इकोलॉजी ग्रीक भाषा के ओकस और लोगस शब्द से बना है। यानी कि पहला ही क्वेश्चन बनता है कि इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये ग्रीक भाषा से हुई और ग्रीक भाषा के ओकस और लोगस शब्द से ये मिलकर बना है। ओकस का तात्पर्य है रहने का स्थान और लोगस का तात्पर्य है अध्ययन करना, क्योंकि लॉजी का तात्पर्य होता है स्टडी से यानी अध्ययन से, और लॉजी से ही लोगस बना है। तो इसलिए रहने के स्थान का अध्ययन करना। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए सरल शब्दों में, तो जीवों के रहने का स्थान का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि जहाँ पे हम जीवों के रहने का स्थान का अध्ययन करते हैं उसी को ही हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो 1880 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो क्वेश्चन भी बनता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो 1880 में अर्नेस्ट हैकल ने किया। इकोलॉजी से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से सिर्फ अर्नेस्ट हैकल का ये क्वेश्चन बन जाता है, या तो फिर इकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो ये ग्रीक भाषा का है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। उसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया। तो पारिस्थितिकी तंत्र को ही हम परितंत्र कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को ही परितंत्र कहते हैं और इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। यानी कि इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग 1880 में अर्नेस्ट हैकल ने किया, लेकिन इकोसिस्टम का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1935 में एजी टांसले ने किया था। तो अगर हम कहा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन देखें कि क्या होती है, तो इसको सरल शब्दों में हम कहेंगे कि प्रकृति और जीव की कार्यात्मक क्षमता या जैविक और अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी कि प्रकृति और जीव की जो कार्य करने की क्षमता है उसको ज्ञात करना, या फिर जैविक और अजैविक के मध्य जो अंतःक्रिया है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना, उसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि प्रकृति और जीव की कार्यात्मक क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन करना या जैविक और अजैविक के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना इकोसिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। तो इकोसिस्टम के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक परितंत्र, नंबर 2 मानव निर्मित परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत वे चीज़ें आएंगी जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। यानी कि जिन चीज़ों पर हम प्रकृति से आश्रित होते हैं उन्हें ही हम प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। और मानव निर्मित परितंत्र का तात्पर्य है कि जिन वैकल्पिक चीज़ों को या जिन ऊर्जा के स्रोतों को मानव ने निर्मित किया है, यानी जिन जिन चीज़ों का मानव ने विकास किया है, वे सभी मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत आएंगे। तो प्राकृतिक परितंत्र में देखेंगे समुद्र, वन, नदियाँ, वर्षा वन और ज्वारनदमुख, ये सब प्राकृतिक परितंत्र हैं। इनको मनुष्य ने निर्माण नहीं किया है, जिसमें से वर्षा वन और ज्वारनदमुख बहुत पूछा जाता है कि ये कैसा परितंत्र है। तो यह प्राकृतिक परितंत्र है, क्योंकि इसका निर्माण मानव ने नहीं किया है।
और इसी के अंतर्गत अगर ज्वार भाटा देखा जाए तो ज्वार भाटा भी प्राकृतिक परितंत्र है, क्योंकि वो भी मानव के हाथ में नहीं है, वो भी प्रकृति के द्वारा ही एक क्रिया बनती है। उसके बाद मानव निर्मित में देख लेंगे कि मानव निर्मित में क्या आएगा, तो खेत, तालाब, शहरी परितंत्र, ग्रामीण परितंत्र, यानी कि खेत का निर्माण मानव ने किया, तालाब का निर्माण किया, शहरी परितंत्र यानी कि शहर को बसाने का कार्य, किस प्रकार से शहर की क्रियाएं चल रही हैं, या ग्रामीण परितंत्र, गांव को बसाने का कार्य, ये सब मानव ने ही किया, इसलिए मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत आते हैं। शहरी, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शहरी परितंत्र, तो शहरी परितंत्र को आप प्राकृतिक परितंत्र में रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शहर को जो बसाने का कार्य किया है वो मानव ने ही किया है। तो इसलिए शहरी परितंत्र हो या ग्रामीण परितंत्र हो, उसको आप मानव निर्मित परितंत्र में रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं वो दो होते हैं, नंबर 1 जैविक, नंबर 2 अजैविक। तो जैविक के अंतर्गत आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, और अजैविक के अंतर्गत आते हैं जैसे प्राकृतिक या भौतिक कारक, कार्बनिक और अकार्बनिक कारक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैविक घटक क्या होता है। तो जैविक घटक ये 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्पादक क्या होता है। जैविक घटक के अंतर्गत तीनों प्रकारों में सबसे पहला प्रकार देखेंगे उत्पादक, कि उत्पादक क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे सभी उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो वनस्पत जगत और पेड़ पौधे सिर्फ यही हैं जो प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी सभी लोग इन पे आश्रित होते हैं। यानी कि और जो भी हैं वे सभी पेड़ पौधों पर ही आश्रित हैं, लेकिन पेड़ पौधे या वनस्पत जगत वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण में पेड़ पौधे व सभी वनस्पत जगत। उसके बाद उपभोक्ता देखेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है। तो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हों उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि जो भोजन के लिए पौधों पर आश्रित हों उन्हीं को उपभोक्ता कहेंगे। तो उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता का तात्पर्य है कि जो पौधों या उसके किसी भाग को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपने आप को जीवित रखने के लिए, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो भी शाकाहारी होते हैं उन सभी को हम प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं वो या तो पेड़ पौधे खाते हैं या पेड़ पौधे के किसी भाग को खाते हैं। तो शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता में देखेंगे कौन है, तो बकरी, खरगोश, गाय, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। हिरन भी प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता देखेंगे कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। तो वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता या केवल मांस को खाकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कि वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या सिर्फ मांस को खाते हैं और उन्हीं को खाकर अपने आप को जीवित रखते हैं, उन सभी को हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो मांसाहारी होते हैं उन सभी को हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे शेर, भेड़िया, चीता, ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम तृतीयक उपभोक्ता देखेंगे कि तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो जो सर्वाहारी हों, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हों और द्वितीयक उपभोक्ता भी खाते हों, यानी कि जिनके अंदर प्राथमिक उपभोक्ता के भी लक्षण हों, जो शाकाहारी भी हों और जो मांसाहारी भी हों, यानी कि उनको हम सर्वाहारी कहेंगे, वही तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। जैसे मनुष्य हो गया, वाघ हो गया, वाज हो गया, कुत्ता हो गया। यह कुत्ता देखो शाकाहारी चीज़ें भी खाता है और मांसाहारी चीज़ें भी खाता है, यानी कि ये सर्वाहारी हो गया। मनुष्य भी शाकाहारी भी खाता है, जैसे सब्जियां वगैरह भी खाता है, मांस भी खा लेता है, इसलिए मनुष्य सर्वाहारी के अंतर्गत आता है और मनुष्य को हम तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद हम अपघटक देख लेंगे कि अपघटक क्या होता है। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं
इसे मृतपोषी या अपरदभोजी जीव भी कहा जाता है। यानी कि अपघटक वर्ग से तात्पर्य है ऐसे जीव से जो मृत वनस्पति जगत और मृत जंतु जगत के शरीर को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ह्यूमस यानी कि कार्बन और पोषण में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हीं को ही हम अपघटक कहते हैं। यानी कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ हो, यानी कि जो एक तरह से फफूंदी टाइप की होती है, उसी को अपघटक कहते हैं। क्योंकि कोई जो वनस्पत जगत मृत हो जाती है या सड़ जाती है, या कोई जीव मर जाता है, सड़ जाता है, उस पर जो फफूंदी टाइप की बन जाती है, उसी को ही हम कार्बनिक क्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया करके उनको ह्यूमस के रूप में बदल देते हैं और उसी को अपघटक कहते हैं। इसे मृतपोषी या अपरदभोजी जीव भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी बनता है कि मृतपोषी या अपरदभोजी जीव किसे कहते हैं, तो ये अपघटक को कहते हैं और इसके अंतर्गत कवक और शैवाल आते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है कि कवक किसका उदाहरण है, तो ये अपघटक का उदाहरण है या अपरदभोजी जीव का उदाहरण है। उसके बाद हम देखेंगे कि अजैविक घटक क्या होते हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जो हमें डायरेक्टली प्रभावित करती हैं या इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं। जैसे इसके अंतर्गत निम्न कारक आएंगे। नंबर 1, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक के अंतर्गत परितंत्र में पाए जाने वाले वे कारक जो जीव की वृद्धि और विकास को सीमित या स्थिर कर दें, तो वही भौतिक कारक कहलाते हैं। यानी कि जैसे तापमान, अगर सूर्य से हमें ताप ज़्यादा मिल जाए तब भी हमारा विकास रुक जाएगा, हम स्थिर हो जाएंगे। अगर हमको सूर्य से प्रकाश ना मिले तब भी हमारा विकास रुक जाएगा। यानी कि हम पर ये सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं। आर्द्रता हो गया। क्वेश्चन भी बनता है कि आर्द्रता कैसा कारक है, तो ये अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक कारक है। उसके बाद कार्बनिक कारक देखेंगे। तो पारितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वे कार्बनिक कारक कहलाते हैं और इसका शरीर के द्वारा अंश या अवयव में प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक कारक पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है कि प्रोटीन कैसा कारक है, तो ये कार्बनिक कारक है। उसके बाद अकार्बनिक कारक को देखेंगे। तो अकार्बनिक कारक से तात्पर्य है कि पारितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी कि पारितंत्र के वे कारक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है वे अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम देख लेंगे पारिस्थितिकी क्रमता या निकेत या निच, या इंग्लिश में भी आ जाता है निच नाम, कि पारिस्थितिकी क्रमता या निकेत क्या होता है। तो इसकी संकल्पना को सबसे पहले देखेंगे। तो क्रमता, पारिस्थितिकी क्रमता और निकेत की संकल्पना को जोसेफ ग्रीनेल ने दिया। यह पूछा भी बहुत बार जा चुका है कि निकेत की संकल्पना को किसने दिया, तो जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। और इसके अंतर्गत किसी भी जीव के कार्य करने की क्षमता ही उसकी निकेत कहलाती है। यानी कि किसी भी जीव के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम निकेत कहते हैं। निकेत को ही जीव की व्यापारिक इकाई भी कहा जाता है। जैसे कि कोई एक जंगल है तो जंगल में शेर भी रहता है, लोमड़ी भी रहती है, और शेर और लोमड़ी की दोनों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। इसी को ही हम निकेत कहेंगे कि किसी भी जीव के कार्य करने की क्षमता ही उसकी निकेत कहलाती है। कि जंगल आवास एक ही है, उसमें शेर भी रहता है, लोमड़ी भी रहती है, लेकिन शेर की कार्य क्षमता अलग है और लोमड़ी की कार्य क्षमता अलग है। इसी को ही हम निकेत कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि निकेत क्या होता है। उसके बाद पर्यावास देखेंगे कि पर्यावास क्या होता है। तो विभिन्न जीवों के विभिन्न आवासों को सामूहिक रूप से पर्यावरण में पर्यावास कहा जाता है। जैसे कि जंगल में शेर भी रहता है, शेर का भी आवास होता है, हाथी भी रहता है, हाथी का भी आवास होता है, लोमड़ी रहती है, लोमड़ी का भी आवास होता है। और जब हम पर्यावरण में इन सभी के सामूहिक आवास का अगर बात कहेंगे कि शेर, लोमड़ी, हाथी सभी के आवासों को अगर सामूहिक रूप से अगर हम पर्यावरण में कहेंगे तो इसी को पर्यावास कहा जाता है। यानी कि जो सभी के आवास हैं, अगर उन सभी को हम एक साथ सामूहिक रूप में कहना चाहें तो उन सभी को हम पर्यावरण की भाषा में पर्यावास कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावास क्या होता है, निकेत क्या होता है। उसके बाद आपने अजैविक घटक देखे कि अजैविक घटक क्या होते हैं। उसके बाद आपने जैविक घटक देखे कि जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
और उससे पहले आपने पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखे कि जैविक अजैविक 2 प्रकार के होते हैं, और इकोसिस्टम को आपने देखा, फिर इकोलॉजी को देखा। और पर्यावरण में इकोलॉजी और इकोसिस्टम से या जैविक और अजैविक घटक से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने इतना देख लिया है और इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी में भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।